न्यायपालिका हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे। भारत में एकीकृत एकात्मक न्याय व्यवस्था पाई जाती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में अपेक्स न्यायालय स्थापित किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश रखे गए। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। यह सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय नहीं था। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। फिर 1861 के एक्ट के तहत पहली बार कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और 1866 में इलाहाबाद में और राजस्थान में 29 अगस्त 1949 को उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 के एक्ट के तहत 1 अक्टूबर 1937 को एपेक्स न्यायालय को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और इसका नाम संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट कर दिया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश रखे गए। सर मॉरिस गवारियर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने और ये भी सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय नहीं था। फिर 26 जनवरी 1950 को संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट के स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया और एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश रखे गए। ध्यान रखना, संघीय न्यायालय के चौथे मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकी सुंदाज सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय बना तो ये सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय नहीं था। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट को भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय घोषित कर दिया गया। तो 28 जनवरी को घोषित किया गया, ये ध्यान रखना। संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक के जो प्रावधान है ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 124, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का गठन क्या बता रखा है। 124(1) में संरचना बता रखी है कि सुप्रीम कोर्ट में एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। अन्य न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में वृद्धि संसद द्वारा की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के, तो संसद द्वारा। इस हेतु संसद ने सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1956 बनाया गया तथा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 कर दी गई, यानी 1+10 1956 में। फिर इस अधिनियम में संशोधन कर अन्य न्यायाधीशों की संख्या 1960 में 13+1 की गई। फिर 1978 में 17+1 की गई। फिर 1986 में 25+1 की गई। फिर 2009 में 30+1 की गई और फिर 2019 में 33 कर दी गई, 1+33 की गई। और वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना 48वें हैं। फिर 124(2) में नियुक्ति, सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र पद मुक्ति के प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश जिससे भी राष्ट्रपति उचित समझे के परामर्श से करेगा, परंतु मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में वरिष्ठता की परंपरा को अपनाया गया, लेकिन काफ़ी बार वरिष्ठता की परंपराओं का उल्लंघन भी हुआ है। तो आप इनको ध्यान में रख सकते हो कब कब वरिष्ठता की परंपराओं का उल्लंघन हुआ। तो पहली बार उल्लंघन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया, उस टाइम राष्ट्रपति VV गिरी थे। 26 अप्रैल 1973 को मुख्य न्यायाधीश अजीत नाथ रे की नियुक्ति के संबंध में इस नियुक्ति में KS हेगड़े, JM शेल्ट और N गौरवर की वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ। इस कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिए। दूसरी बार वरिष्ठता की परंपरा का उल्लंघन वापिस इंदिरा गांधी और इस टाइम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 28 जनवरी 1977 को मुख्य न्यायाधीश MH बेग की नियुक्ति के संबंध में किया और इस नियुक्ति में HR खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ।
इस कारण इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। वरिष्ठता की परंपरा को पुनः स्थापित मोरारजी देसाई और संजीव नीलम रेड्डी उस टाइम राष्ट्रपति थे। 22 फरवरी 1978 को वाई चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर वापस पुनः स्थापित किया गया वरिष्ठता की परंपरा को। और वाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक है। मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम कार्यकाल कमल नारायण सिंह का है, ये ध्यान रखना। फिर 1993 में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया। फिर 1998 में वापस KR नारायण द्वारा, उस टाइम तो शंकर दयाल शर्मा के द्वारा मांगा गया था, 1998 में राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा मांगे गए परामर्श में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम व्यवस्था को ही वैधानिक प्रदान किया। फिर कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने तथा इसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने हेतु अगस्त 2014 में 121वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो 31 दिसंबर 2014 को 99वां संविधान संशोधन 2014 के रूप में पारित हुआ। न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय संविधान पीठ 16 अक्टूबर 2015 को 99वां संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। ये पहला अवसर था जिसमें संविधान संशोधन रद्द कर दिया गया। इसी निर्णय में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्ति पृथक्करण को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था ही लागू है। हालांकि इस निर्णय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मेमोरेंडम ऑफ पोजिस्टर अपनाने का सुझाव दे रखा है। फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता है। सेवानिवृत्ति का आयु 65 वर्ष की गई। ज़्यादातर जो राष्ट्रीय स्तर के होंगे वहाँ पर सेवानिवृत्ति का आयु 65 रहेगी और राज्य स्तर के 62 रहेगी। यह कंफर्म नहीं है, लेकिन 99% यही है। ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं तथा इन्हें अनुच्छेद 124(4) के तहत पद मुक्त भी किया जा सकता है। तो ये कहाँ बात लिख रखी है, 124(4) में पद मुक्त की बात है, प्रक्रिया का उल्लेख। फिर आर्टिकल 124 के तीसरे भाग में न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख है कि भारत का नागरिक हो, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो। लेकिन आज तक राष्ट्रपति की नज़र में एक भी पारंगत विधिवेत्ता नहीं लगा। कहने का मतलब अब तक इस जो ये राष्ट्रपति की नज़र में वाली बात है, इससे आज तक एक भी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई है। फिर 124(4) में पद मुक्त का प्रावधान है। सिद्ध कदाचार या और नहीं है, यह ध्यान रखना, यह आएगा। सिद्ध कदाचार या कार्य असमता के आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद मुक्त करने का आदेश जारी करता है। तो कैसे, सिद्ध कदाचार या और नहीं है, या कार्य असमता के आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद मुक्त करने का आदेश जारी करता है। फिर 124(5) में पद मुक्त करने की विधि का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 124(4) के संबंध में विधि भारत के संसद द्वारा बनाई जाती है। इस संबंध में संसद ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया था। इस अधिनियम के तहत कदाचार या असमता का आरोप लगाने हेतु लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के अगर सदस्य आरोप लगाते हैं तो 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। इसके बाद इन आरोपों की जांच 3 सदस्यीय समिति द्वारा करवाई जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और विधि ज्ञाता होंगे। फिर आर्टिकल 124(6) में न्यायाधीशों के शपथ की बात कह रखी है कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति तीसरी अनुसूची के तहत शपथ दिलाएगा सभी न्यायाधीशों को, और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे ये। आर्टिकल 124(7) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद
भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। तो ये अधीनस्थ न्यायालय में विधि व्यवसाय नहीं करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये शपथ वाली बात है, तो व्यवहार में मुख्य न्यायाधीश को तो राष्ट्रपति तथा मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। फिर आर्टिकल 125 में देखेंगे, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की बात है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को दूसरी अनुसूची के तहत वेतन भत्ते प्रदान किए जाते हैं, जो भारत की संचित निधि कोष पर भारित है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000, अन्य न्यायाधीश का 2,50,000 प्रति माह है। आर्टिकल 126, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना। कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त करता है। तो ये ध्यान रखना, कहाँ लिख रखा है, 126 में लिख रखा है। आर्टिकल 127, तदर्थ न्यायाधीश के बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कोरम के अभाव के कारण सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से हाई कोर्ट के उस न्यायाधीश को जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर चुका है को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। तदर्थ न्यायाधीश का कोई कार्यकाल नहीं होता। जब जब ये तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा, तब तब इसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की ही अधिकार व शक्तियाँ वेतन भत्ते प्राप्त होंगे तथा इसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर एक कोरम की बात हो रखी है, लेकिन अब कोरम कितना होगा इसके बारे में कहीं संविधान में नहीं लिख रखा है कोरम के बारे में। आर्टिकल 128, जिसमें सेवानिवृत्त या अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों का सुप्रीम कोर्ट की बैठक में भाग लेना। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट या संघीय न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों तथा हाई कोर्ट के वे सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त होने तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर चुके थे, को सुप्रीम कोर्ट की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से किन किन को, एक तो सुप्रीम कोर्ट से, एक जब पहले उस टाइम चलता था संघीय न्यायालय, अब तो शायद संघीय न्यायालय के कोई ऐसा न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा ही नहीं जो अब जीवित बचा हो, तो ये सब तो अब उचित नहीं है। कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा हाई कोर्ट के वे सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो जब सेवानिवृत्त हुए थे तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर चुके थे, को सुप्रीम कोर्ट की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है या करता है। आमंत्रित न्यायाधीश बैठक में भाग लेंगे तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त होगी। वेतन यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, तदर्थ न्यायाधीश को तो न्यायाधीश माना जाएगा, इनको नहीं माना जाएगा। फिर आर्टिकल 129 में लिख रखा है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है ये अपनी अवमानना हेतु दंड भी दे सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट 130 में लिख रखा है, सुप्रीम कोर्ट की बैठक दिल्ली में होती है, परंतु राष्ट्रपति की अनुमति से दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर भी इसकी बैठक आयोजित की जा सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार 3 प्रकार का होता है। प्रारंभिक, मूल यानी कि मौलिक, जो आर्टिकल 131 में क्या है, एक तो एक में प्रारंभिक अधिकार क्षेत्राधिकार, संघ राज्य के बीच में विवाद हो रहा हो या राज्य राज्य के बीच में विवाद हो रहा हो या संघ राज्य राज्य विवाद हो रहा हो, तो ये मामले ऐसे हैं जो पहले सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे। आर्टिकल हमने 71 में भी देखा था कि जो भी राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद है तो इसकी जांच भी सुप्रीम कोर्ट ही करता है पहले। फिर संविधान की व्याख्या की बात है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा। फिर समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऐसा क्षेत्राधिकार जिसमें यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे मूल अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट इसमें पहले पहल कर सकता है, या आर्टिकल 226
के तहत हाई कोर्ट, पहले हाई कोर्ट में भी इस मामले को जांच की जा सकती है। फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल 132 से 134, जिसमें आर्टिकल 132 में सिविल, दंडिक यानी फौजदारी संवैधानिक मामलों पर अपील की बात कर रखी है। 133 में दीवानी यानी कि संपत्ति के मामलों पर अपील की बात कर रखी है। 134 में फौजदारी मामलों पर अपील की बात कर रखी है। 134A ये नया जोड़ा हुआ है, जो हाई कोर्ट के मामले की सुप्रीम कोर्ट में अपील हेतु संबंधित हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र प्राप्त करना, इसकी बात कर रखी है। फिर तीसरी जो क्षेत्राधिकार है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, यानी आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति परामर्श लेता है सुप्रीम कोर्ट से। वो पढ़ा था हमने आर्टिकल ये, तो वो ये सलाह वाला है कि 26 जनवरी 1950 से पहले का मामला, बाद का मामला, तो ये हमने अच्छे से पढ़ा था राष्ट्रपति की शक्ति में। तो क्षेत्राधिकार देखें तो सुप्रीम कोर्ट के पास 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं। प्रारंभिक वाले, जिसमें हमने ये 2 देखे हैं, यानी प्रारंभिक मतलब पहले ये मामले सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। अपीलीय क्षेत्राधिकार, जो ये 3 आर्टिकल में बात कर रखी है, सिविल मामलों की, दीवानी मामलों की, फौजदारी मामलों की। फिर परामर्शदात्री यानी कि परामर्श, राष्ट्रपति को परामर्श देने, सलाह देने वाली बात 143 में है। फिर आर्टिकल 135 क्या कहता है कि संघीय न्यायालय की जो आधिकारिकता का उपयोग सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है कि संघीय न्यायालय की आधिकारिकता का उपयोग सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऐसी बात कहाँ लिख रखी है आर्टिकल 135 में। आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट से विशेष अपील की इजाज़त प्राप्त करना, यानी सुप्रीम कोर्ट से विशेष अपील की इजाज़त प्राप्त करनी हो तो ये किस आर्टिकल में लिख रखा है, 136 में लिख रखा है। फिर आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णयों की चुनौती मिलने पर और पुनः समीक्षा कर सकता है, जिससे न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहा जाता है। जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में 1967 में दिए गए निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1963 में पलट दिया था। गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य जो ये वाद था, इसमें संविधान संशोधन को विधि शब्द की परिभाषा में शामिल माना था और कहा था मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। फिर इसी को जो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला विवाद है, इसमें पलट दिया था, संविधान संशोधन को विधि शब्द में शामिल नहीं किया गया और संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, ऐसा उल्टा, यानी अपने ही जो निर्णय था उसको पलट दिया गया। फिर न्यायिक पुनरावलोकन, इस शब्द का उल्लेख संविधान में तो किसी भी अनुच्छेद में नहीं मिलता। इसका आधार आर्टिकल 13 है। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित, कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों की संविधान के सापेक्ष जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि इसकी आधार शब्दावली है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन वाद में हुआ था। फिर आर्टिकल 138 संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता में वृद्धि करना, यानी सुप्रीम कोर्ट को कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं ज़्यादा संसद द्वारा। आर्टिकल 139 भारत की संसद सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32(2) में उल्लेखित प्रयोजन के अलावा, यानी मूल अधिकार के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या अधिकार पर्चा रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। यानी कि आर्टिकल 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। इस अनुच्छेद को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट भी 5 और हाई कोर्ट भी 5। लेकिन जो विधिक अधिकार है, लीगल राइट के तहत संबंध में अंतरित राहत प्रदान करने हेतु इंजेक्शन नामक रिट
जारी केवल और केवल हाई कोर्ट कर सकता है। तो रिट जारी करने के संबंध में हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार व्यापक है, ये ध्यान रखना। फिर आर्टिकल 139A, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं या जो महान्यायवादी है के कहने पर या किसी पक्षकार की अपील पर दो या दो से अधिक हाईकोर्ट में चल रहे एक जैसे मामलों को अपने पास मंगवा सकता है, यानी कि मामलों का अंतरण कर सकता है। और हाईकोर्ट मामले की जांच करे निर्णय करता है, हाईकोर्ट नहीं सॉरी सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच कर निर्णय करता है। सुप्रीम कोर्ट किसी हाईकोर्ट के मामले को दूसरे हाईकोर्ट में भी स्थानांतरित कर सकता है। इस अनुच्छेद में फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संशोधन करते हुए प्रावधान जोड़ा गया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निर्णय को मूल हाई कोर्ट को प्रेषित करेगा और मूल हाई कोर्ट होगा वही निर्णय को जारी करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। आर्टिकल 140 में संसद सुप्रीम कोर्ट को ऐसी अतिरिक्त या अनुपूरक शक्तियां प्रदान कर सकती है जो संविधान से असंगत न हो, सुप्रीम कोर्ट की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक हो। तो 140 में क्या कह रखा है, संसद अतिरिक्त या अनुपूरक शक्तियां दे सकती है, शक्ति ऐसी देगा जो संविधान के असंगत न हो। फिर आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगी। फिर आर्टिकल 142 में लिख रखा है, सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए तथा अपना आधिकारिकता का प्रयोग करते हुए किसी लंबित मामले के संबंध में आदेश या डिक्री जारी कर सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने तथा दस्तावेज प्रकट करने का आदेश जारी कर सकता है, और अगर अवमानना करता है तो दंड भी दे सकता है। 143 हमने राष्ट्रपति की शक्ति में पढ़ रखा है। 144 भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी सिविल और न्यायिक पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे। 145 में लिख रखा है, सुप्रीम कोर्ट संसदीय विधि के अधीन रहते हुए तथा राष्ट्रपति की अनुमति से अपने कार्य प्रणाली के निर्धारण के संबंध में नियम निर्माण कर सकता है। फिर आर्टिकल 146 सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, परंतु यदि कोई ऐसा अधिकारी या सेवक की नियुक्ति की जा रही है जिसका पहले से न्यायालय से कोई संबंध नहीं है, तो राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इस संबंध में यूपीएससी से परामर्श ले। यही बात हम हाई कोर्ट में पढ़ेंगे, सेम यही बात होगी वहाँ पर आरपीएससी से, और जो राष्ट्रपति नियम की जगह राज्यपाल नियम द्वारा अपेक्षा करेगा। फिर आर्टिकल 147 इसमें विधि के प्रति निर्देश दिया गया है। आज हम हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था वैसे ही हम उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पढ़ेंगे। भाग 6 में आर्टिकल 214 से 231 तक के प्रावधान हाई कोर्ट के बारे में किए गए हैं। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां अमरावती। आर्टिकल 214 प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा लिख रखा है। आर्टिकल 215 में लिख रखा है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि इसके जो भी न्याय किए गए उनमें रिकॉर्ड रखा जाएगा, और उन रिकॉर्ड का जो नीचे के डिस्ट्रिक्ट न्यायालय वगैरह हैं तो उन जो न्याय है उस आधार पर न्याय कर सकते हैं, और अगर ये अवमानना है तो दंड भी दे सकता है। आर्टिकल 216 में हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछता है कि जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। फिर आर्टिकल 217 में लिख रखा है, हाईकोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के गवर्नर यानी कि राज्यपाल से परामर्श करके करता है। तो जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति। एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, और जिस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाना है उसके गवर्नर के परामर्श करता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी राष्ट्रपति परामर्श लेता है। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं। योग्यता, भारत का नागरिक हो। और सेकंड योग्यता क्या है, एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो या लगातार 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी के पद पर रह चुका हो। आर्टिकल 218 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को पद मुक्त करने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद जो 124(4) और 124(5) में प्रावधान ही लागू होंगे। अर्थात हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार एवं कार्य अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति पद मुक्त करेगा। तो ये ध्यान रख लेना कि पद मुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति। और कैसे प्रक्रिया, सेम वही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों वाली। आर्टिकल 219 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल द्वारा तीसरी अनुसूची के तहत दिलाई जाती है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद अधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है। यह आर्टिकल 220 में लिख रखा है, लेकिन ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, यानी अधीनस्थ न्यायालय जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं कर सकते। आर्टिकल 221 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को दूसरी अनुसूची के तहत वेतन भत्ते प्रदान किए जाएंगे जो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो इनके वेतन भत्ते हैं वो तो राज्य के संचित निधि कोष पर भारित होंगे, लेकिन इनको पेंशन भारत सरकार के संचित निधि कोष पर भारित होंगे, वहाँ से दिए जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपये पर मंथ। अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 है पर मंथ। आर्टिकल 222 के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरण किया जाता है। तो इनका हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनको स्थानांतरित कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति। और कैसे, कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेके। आर्टिकल 223 मुख्य न्यायाधीश का पद अगर रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है या नियुक्त करता है। तो ये ध्यान रखना, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 224 हाईकोर्ट के कार्य अधिकता के कारण राष्ट्रपति को उचित समझे तो 2 वर्ष के लिए अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। फिर इसमें आर्टिकल 224(a) जोड़ा गया, 15वां संविधान संशोधन करके 1963 के तहत जोड़ा गया। इसमें अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को हाईकोर्ट की बैठक में भाग लेने से संबंधित प्रावधान किए गए। आर्टिकल 225 राज्य विधानमंडल द्वारा हाईकोर्ट की आधिकारिकता में वृद्धि की जा सकती है या वृद्धि करने की बात 225 में लिख रखी है। आर्टिकल 226 हाईकोर्ट द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा, रीट जारी करेगा तथा विधेयी अधिकारों की रक्षा हेतु अंतरिम राहत प्रदान करने हेतु इंजेक्शन नामक रीट जारी करेगा। तो ये ध्यान रखना कौन कौन सी रीट जारी करता है हाईकोर्ट। फिर 227 के अनुसार हाईकोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण करना। फिर आर्टिकल 228 में हाईकोर्ट में अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे एक जैसे मामलों का अंतरण करना। हाईकोर्ट क्या कर रहा है, जिस अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनमें एक जैसे मामले चल रहे हैं तो उनको एक जैसे मामलों को अंतरण करना, यानी एक जगह करके फिर ये जांच या न्याय करवा सकता है। आर्टिकल 229 हाईकोर्ट में अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। यदि कोई ऐसी नियुक्ति है जिसका संबंध पहले से न्यायालय से नहीं है तो राज्यपाल नियम द्वारा अपेक्षा करेगा कि मुख्य न्यायाधीश राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श लें। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी सेम बात है। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काफ़ी, अब देखोगे आर्टिकल केवल संख्या चेंज हुई है, बाकी वो की वो टर्म वो भी वो पर परिभाषा शब्दावली लिखी हुई है। आर्टिकल 230
राज्य के हाईकोर्ट के प्रावधानों का संघ शासित क्षेत्रों पर लागू होना। इन संसद द्वारा ये लागू किया जाएगा कि कोई राज्य का कोई हाईकोर्ट है जो संघ शासित क्षेत्रों पर भी लागू होगा। नीचे इनको देखेंगे। आर्टिकल 231 में लिख रखा है 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट होना, ये संसद द्वारा तय किया जाएगा। जैसे कलकत्ता का उच्च न्यायालय है, ये बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इसका क्षेत्र है। फिर केरल उच्च न्यायालय एराकुलम, ये केरल और लक्षद्वीप यहाँ इसका क्षेत्र है। तमिलनाडु हाईकोर्ट यानी मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु और पुडुचेरी का कॉमन हाईकोर्ट है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। और बम्बई हाईकोर्ट तो यहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीप, ये बम्बई हाईकोर्ट लगता है इनका। गुवाहाटी तो असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, नागालैंड, इनका गुवाहाटी हाईकोर्ट है। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में एकमात्र ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। संघ शासित क्षेत्रों में हाईकोर्ट की स्थापना आर्टिकल 241 के तहत की जाती है और इसका प्रयोग एक बार किया गया 1966 में, दिल्ली को उच्च न्यायालय दिया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें तो 29 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना जोधपुर में हुई। स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 50 है। वर्तमान में कार्यरत यहाँ पर 22, ये पुराना है, 30 तो अभी तक कार्य कर रहे हैं और 4 और नई नियुक्ति अभी 4 नई नियुक्ति होने वाली है, तो कार्यरत लगभग 34 हो जाएंगे। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी है 38वें। प्रथम महिला न्यायाधीश कांता भटनागर है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल कैलाश वांचू का है। सबसे कम कार्यकाल क्षितिज कुमार मित्तल का है। खंडपीठ जयपुर में है 1977। आदेश जारी करके 8 दिसंबर 1976 को आदेश जारी हुआ था, उसके तहत खंडपीठ जयपुर में बनेगी 1977 में। अधिकार क्षेत्र में 15 जिले आते हैं इनके।